नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर से संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें साइंस के तहत हम बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपीएसआई की परीक्षा, एमपी कांस्टेबल, आरआरबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के बनाए हुए हैं और इसी को ध्यान में रखकर हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कोशिका, ब्लड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और इसी तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज हम डिसीज़ वाले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। इसका पार्ट ए भी जो है वो आ चुका है। आज हम इसके पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी वायरल इन्फेक्शंस, वायरल डिसीज़ जो होती है उनके बारे में हमें चर्चा करने वाले हैं। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, ये जो एक टॉपिक है, बायो के तहत इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्नों के आने के चांसेस रहते हैं। यदि प्रश्नों के आने के चांसेस होंगे, तो ये जो डिसीज़ वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने में मिलेंगे। विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, परजीवी वगैरह, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से जो भी रोग होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न अच्छी खासी परीक्षाओं में आते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर का पेपर हो, यहाँ से प्रश्नों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये सीरीज़ में आज जो है वायरस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है हमारा, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? देखिए, ये सरल सा प्रश्न है। हम सभी लोग इस रोग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते हैं, अब अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो ये जो रोग है, क्या यह विषाणु की वजह से हो सकता है? एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या यह विषाणु की वजह से हो सकता है? देखिए, यह रोग ये रोग जीवाणु की वजह से हो सकता है, जीवाणु की वजह से नहीं हो सकता है ये। कृमि की वजह से ये भी नहीं है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है विषाणु ऑप्शन डी में, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, प्रोटोजोआ भी इसका आंसर नहीं है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि वायरल डिसीज होती है। ये कुछ खास तरह के मॉस्किटो पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है टाइगर मच्छर। ये भी हमने देखा था। कुछ खास तरह के मॉस्किटो होते हैं, कुछ खास तरह के मच्छर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं टाइगर मच्छर। और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था, एडीज प्रकार के जो मच्छर होते हैं, ये होते हैं टाइगर मच्छर। इन मच्छरों की वजह से या तो इसकी वजह से जो है चिकनगुनिया नाम का रोग होता है। विषाणु से संबंधित रोग है ये, वायरल रोग है, प्रोटोजोआ, कृमि, बैक्टीरिया, इनसे संबंधित ये नहीं है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे। हमें बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, हमें प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग होते हैं उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमने ये देखा कि ये वायरल डिसीज है, वायरस से होता है। टाइगर मच्छर पाए जाते हैं, एडिस मच्छर के होने से होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया नाम की बीमारी होती है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तेज बुखार आता है और काफ़ी पीड़ादायक होता है ये। चलिए, इसके बारे में इतना डिस्कशन जो है वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में हमको अभी नहीं जानना है। चिकनगुनिया रोग ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत बीमारी संबंधित है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है कि आखिरकार रानीखेत बीमारी जो है वो क्या है और किससे संबंधित है। देखिए, ये जो है ये पक्षियों से संबंधित बीमारी है, पक्षियों से संबंधित बीमारी है। ये सामान्य तौर पर मुर्गियों में पाई जाती है, बहुत बड़े लेवल पर ये मुर्गियों में पाई जाती है। और बहुत बड़े लेवल पर मुर्गियों के पाए जाने के साथ साथ इसके बारे में खास बात ये है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए, मुर्गियों में पाई जाती है और बहुत बड़े लेवल पर, मतलब यदि मान लीजिए किसी मुर्गियों के समुदाय में ये हो गया तो बहुत सारी मुर्गियों की एक बार में मृत्यु हो सकती है। कहाँ पर पाया गया? तो उत्तराखंड में एक जगह पाई जाती है जिसको कहते हैं रानीखेत। वहाँ के जो एरिया है वहाँ पर ये बीमारी पाई गई थी। पक्षियों से संबंधित भी होती है ये बीमारी और मुर्गियों पर काफ़ी तौर पर ये प्रभावित करती है।
अब इनसे कभी-कभी इंसानों को भी इंसानों को अभी तक इसने ऐसा प्रभावित करने के बारे में नहीं सुना है हमने। लेकिन हाँ, ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। गायों से, बकरियों से और घोड़ों से संबंधित बीमारी ये नहीं है, चौपायों से संबंधित बीमारी ये नहीं है। हमने अभी तक इसको केवल और केवल मुर्गियों के बारे में ही सुना है। इसे एक रोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये एक आप फैक्ट याद रखिए, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं न्यूकैसल रोग। ये याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूकैसल रोग किसे कहा जाता है? तो ये जो रानीखेत बीमारी है, इसे ही न्यूकैसल रोग के नाम से जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम भी है। तो हमने कितने फैक्टों के बारे में देखा कि एक जगह पाई जाती है रानीखेत, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले ये बीमारी वहाँ पर देखी गई थी। किसमें होती है? तो पक्षियों में, और उसमें भी खास तौर पर किसमें? मुर्गियों में पाई जाती है। इसका एक और नाम क्या होता है? तो इसका एक और नाम होता है न्यूकैसल रोग। इतनी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित हमें होना चाहिए, सामान्य जानकारियां हैं ये बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, माउथ एंड फुट रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसमें पाया जाता है? देखिए, सरल सा प्रश्न है ये, कोई बहुत ज्यादा इसमें, हम इसे सामान्य तौर पर सुनते रहते हैं। माउथ एंड फुट के बारे में बात की गई है कि यह रोग किसमें पाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये पाया जाएगा सभी में। यहां पर ये जो ऑप्शन लिखे हुए, मवेशी, भेड़, मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी, सब में पाया जाता है। ऐसे ऐसे जानवर जिनमें खुर पाए जाते हैं, ऐसे जानवर, उनमें इस तरह का रोग पाया जाता है। इसे मुंह पका और खुर पका रोग भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। ये मुंह पका और खुर पका रोग के नाम से भी जाना जाता है। फुट एंड माउथ रोग, ये भी इसके बारे में जानकारी रखना है हमें। जानवरों में होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुरों में काफी ज्यादा नुकसान होती है, काफी पीड़ादायक होता है ये। मुंह पका और खुर पका रोग आए तो भी आपको माउथ एंड फुट रोग के बारे में तुरंत याद आ जाना चाहिए। और सब में, जितने मवेशी होते हैं, चौपाए जो पाए जाते हैं, उनमें ये बीमारी हो सकती है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। देखिए, ये कब हुआ? क्या ये 1975 में हुआ है? नहीं। 96 नहीं। 2008 नहीं। ये हमें इसके बारे में याद रखना है कि 1980 में चेचक का उन्मूलन हुआ था। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, इसकी डेट है 8 मई 1980। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यही डेट है। मैं तो काफी हद तक श्योर हूं कि यही डेट है। 8 मई 1980 को डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था। और इसकी एक खास बात यह भी है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन हो चुका है। और एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में उन्मूलन हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी कौन सी बीमारी है जो पूरी दुनिया से अब गायब हो चुकी है, पूरी दुनिया में नहीं है? तो चेचक ऐसी बीमारी है। और किससे होता था ये चेचक? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता था वेरियोला वायरस से। ये भी याद रखिए आप कि यह वेरियोला वायरस से होता था। ये भी याद रखने के लिए है। किसने खोजा था? चेचक के टीके को किसने खोजा था? ये भी पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके को खोजा था। तो कितने फैक्ट्स हमने देख लिए हैं? हमने ये देख लिया कि एकमात्र ऐसी बीमारी जिसका पूरी दुनिया से उन्मूलन हो चुका है, इसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान था। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाई थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। ईयर क्या था? तो ईयर था 1980। एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो 8 मई 1980 इसकी डेट थी। मैं श्योर हूं, एक बार आप भी उसको देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये डेट बिल्कुल सही है। मैं 99% श्योर हूं कि डेट यही है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन हुआ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हमने देखा। वेरियोला वायरस की वजह से यह रोग जो है वो होता था। वेरियोला वायरस की वजह से होता था। किसने खोजा था इसकी वैक्सीन को? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन को खोजा था। अब यहां पर एक फैक्ट और याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये वेरियोला वायरस के बारे में बताया गया है, लेकिन यदि कभी ऐसा आ जाए, यहाँ पर कभी कभी वेरिसेला वायरस भी दे देते हैं। तो वेरिसेला वायरस जो होता है वो अलग बीमारी से संबंधित है। अभी आगे उससे संबंधित प्रश्न भी आने वाले हैं, ठीक है? उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आएंगे।
वेरिसेला वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स का कारक होता है। चिकन पॉक्स उसकी वजह से होता है, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, 1980। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? इनमें से किससे चिकन पॉक्स होता है? देखिए जरा, फिर से यहाँ पर वही प्रश्न आ गया। अभी हमने बिल्कुल अभी चिकन पॉक्स के बारे में चर्चा की थी और चिकन पॉक्स के बारे में हमने देखा किससे होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है, वेरिसेला वायरस के द्वारा। ये लिखा हुआ है वेरिसेला वायरस, मतलब वेरिसेला वायरस की वजह से चिकन पॉक्स के होने का खतरा रहता है। चिकन पॉक्स होने का कारक वेरिसेला वायरस। यदि ये पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स किससे होता है, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है चिकन पॉक्स के बारे में। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। वेरियोला वायरस की वजह से होता है, ये भी पता होना चाहिए। इसे और किस नाम से जाना जाता है? चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। काफ़ी सामान्य सी चीज़ है ये। बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स होता है, सामान्य सी चीज़ तो नहीं है, दर्द बहुत होता है इसमें। यदि किसी व्यक्ति को छोटी माता निकलती है या तो उसके चिकन पॉक्स की समस्या होती है, तो उसके शरीर में दाने निकल आते हैं, काफ़ी पीड़ादायक होता है ये। तो हमने इतनी बातों में देखा कि इसे छोटी माता कहेंगे, वेरिसेला वायरस से होता है, वायरल डिसीज़ है। और यदि यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न कन्फ्यूज़ बहुत करते हैं। प्रश्न में ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चिकन पॉक्स लिखा हुआ है या स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है। यदि चिकन पॉक्स लिखा हुआ है तो वेरिसेला वायरस सही आंसर होगा। लेकिन यदि स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है, स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक, यदि यहाँ पर स्मॉल पॉक्स या तो चेचक लिखा हुआ है, तो फिर उसका आंसर वेरियोला वायरस होगा। ये याद रखिए, यहाँ वेरिसेला है, यहाँ पर वेरियोला है, दोनों में अंतर पाया जाता है। नाम दोनों के एक से लगते हैं, बीमारी का नाम भी एक सा लगता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? बड़ा सरल प्रश्न, बड़ा सरल प्रश्न। मतलब ऑप्शन को देखे बगैर भी ये हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये चीजें क्या है। इतना सरल प्रश्न है ये। हम इसे सामान्य दैनिक जीवन में कई बार हम इसके बारे में सुनते हैं। देखिए जरा, ये जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं डेंगू, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। डेंगू इसका सही आंसर है। डेंगू को ही हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को डेंगू का बुखार बढ़ जाता है, तो उसके शरीर में, उसके बोन्स में इस तरह का हड्डियों में इस तरह का दर्द होता है, जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों, इतना दर्द होता है। तो इसलिए इसको हड्डी तोड़ ज्वर जो है वो कहा जाता है। अब थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक डिटेल डेंगू के बारे में देख लेते हैं कि डेंगू किससे होता है। तो हमने ये देखा था कि एडीज इजिप्टी नाम का जो मच्छर पाया जाता है, एडीज इजिप्टी की वजह से ये वायरस जो है होता है डेंगू। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसमें? तो इसमें व्यक्ति के शरीर की प्लेटलेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। ये भी इसका एक सिम्टम है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम है। मैक्सिमम लोगों को जो नुकसान करता है वो प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से ये करता है। तो एडीज इजिप्टी याद रखना है, प्लेटलेट्स का कम हो जाना याद रखना है डेंगू के बारे में। हड्डी तोड़ बुखार इसे कहा जाता है, ये इसके बारे में याद रखना है। और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ऑप्शन जो बाकी के लिखे हुए हैं, इसके बारे में भी बिल्कुल छोटा-छोटा सा हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर या तो टाइफॉइड क्या होता है? इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। किसकी वजह से होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ये भी याद रखिए। किसकी वजह से होगा? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होगा। नासा शोध या तो राइनाइटिस लिखा हुआ है, ये क्या होता है? एलर्जी की वजह से होता है। नाक के हिस्से के अंदरूनी भाग में सूजन आ जाती है। राइनाइटिस में काफ़ी ज़्यादा छींकें आती हैं, व्यक्ति को एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। थोड़ी बहुत धूल में भी यदि व्यक्ति चला गया तो उसे एलर्जी होने लगेगी, छींकें आने लगेंगी, आँखों से पानी आने लगेगा, ऐसी कंडीशन होती है। पीत ज्वर, येलो फीवर, ये भी जब हमने पिछली क्लास में टाइगर मच्छरों के बारे में पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो हमने लगभग हर एक ऑप्शन के बारे में चर्चा की है। देखिए, मैं आपको एक बार हमेशा वीडियो में ये बात बताता हूँ कि इस सीरीज़ का उद्देश्य जो है, वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये सीरीज़ पूरी एक क्लास की तरह आपके लिए काम करे।
इसलिए जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम आपको दे सकते हैं, उतना हम आपको प्रयास कर रहे हैं देने का। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। अब ये कैसे पहुंचता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है और ये अभी हमने बिल्कुल अभी हमने एक प्रश्न पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली है। जब मैं पिछले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन को आपको बता रहा था तब मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। अब आप खुद से ही आसानी से ऑप्शंस को पढ़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि आखिरकार वो क्या है। देखिए, एक-एक ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि डेंगू किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। ये ऑप्शन ए में वायरस लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में बैक्टीरिया लिखा है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन सी में फंगस लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में प्रोटोज़ोआ हुआ है लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो यदि अब आप आगे का ना भी पढ़ो, तो भी आपका आंसर निकल चुका है कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, वायरस की वजह से होता है। लेकिन उसके वाहक के बारे में भी बता दिया गया। मादा एडीस मच्छर के द्वारा, मतलब मादा एडीस इजिप्टी मच्छर के द्वारा, ये भी याद रखिए, उसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि वो मादा एडीस इजिप्टी मच्छर होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो वायरल है, मादा एडीस मच्छर के द्वारा वे काफी ज्यादा फैलता है। अभी यहां पर देखिए, ऑप्शन बी के बारे में भी बिल्कुल छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर ये लिखा हुआ है मादा क्यूलेक्स मच्छर, और इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में काफी ज्यादा डिस्कशन किया था कि आखिरकार ये क्या था। हमने एक बीमारी के बारे में देखा था जिसको हमने कहा था जापानी इंसेफेलाइटिस। यदि आपको याद होगा, यदि आपने पार्ट ए इसका देखा है, तो हमने देखा था जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में हमने चर्चा की थी और ये देखा था ये किसकी वजह से होता है जापानी इंसेफेलाइटिस, तो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। और इस किस में पाया जाता है, किन से दूर रहने की सलाह दी जाती है, तो जो सुअर होते हैं, रिहायशी इलाकों में जो सुअर रहते हैं उनको काफी ज्यादा दूर रखा जाता है, क्योंकि ये मच्छर उन सुअरों को काटते हैं और उसकी बाद में क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं वो सुअर को काटेंगे और उसके बाद में इंसानों को काटेंगे, तो इस तरीके से जापानी इंसेफेलाइटिस फैल जाता है। पिछली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाकर के इसके पार्ट 1 को देखें, उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगला लिखा हुआ है फंगस और मादा एडीस मच्छर। मादा एडीस मच्छर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंगस लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। अगला लिखा हुआ है प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर। ये तो देखिए इतना सामान्य सा प्रश्न है कि जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको भी पता होता है, और जो नहीं कर रहा है उसको भी इसके बारे में जानकारी होती है कि मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है और प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। प्रोटोजोआ के बारे में ना भी पता हो तो मादा एनाफिलीज मच्छर के बारे में जरूर पता होगा कि मलेरिया इसी की वजह से होता है। मलेरिया जो होता है वो इसी की वजह से होता है। तो हमने एक ही क्वेश्चंस में इतने फैक्ट्स को देखा। मादा एडिस मच्छर से डेंगू नाम का रोग हो रहा है, वायरल होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उससे जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, और साथ ही साथ में रिहायशी इलाकों में जहां पर सुअर बहुत पाए जाते हैं वहां पर जापानी इंसेफेलाइटिस होने की संभावना होती है। अगला देखा प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से क्या होता है, तो मलेरिया होता है, ये भी हमने देख लिया। तो काफी ज्यादा फैक्ट्स जो है हमें इस क्वेश्चंस की मदद से मिले हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संक्रामक शब्द का मतलब क्या होता है। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे हम कहते हैं संक्रामक बीमारी। जैसे कोविड था, कोविड भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता था। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, और सामान्य तौर पे जो वायरल डिसीज होती है उनके फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं संक्रामक बीमारी। अब इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक बीमारी है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि सबसे कम संक्रामक है। एक एक ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्या ऑप्शन ए मम्स इसका आंसर हो सकता है? नहीं, मम्स जो होता है वो काफी हद तक संक्रामक होता है, ये इसका आंसर नहीं है, सबसे कम तो नहीं है। कोलेरा, ये भी आंसर नहीं है, गंदा पानी पीने की वजह से कोलेरा होता है, दूषित पानी के पीने की वजह से कोलेरा होता है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस
ये भी इसका आंसर जो है वो नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक क्या बोलते हैं बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये होता है, ये भी पता होना चाहिए। माइक टीबी के बारे में, टीबी के बैक्टीरिया के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका आंसर है। और ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है पीलिया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। पीलिया जो होता है वो इनमें से यदि कंपैरेटिवली देखा जाए तो इनमें से सबसे कम जो है वो कंटेजियस है, सबसे कम संक्रामक यदि इनमें से कुछ है तो पीलिया है। प्रश्न के हिसाब से बहुत से प्रश्नों को प्रश्न की डिमांड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पीलिया जो है इनमें से सबसे कम संक्रामक है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मैंने मम्स से संबंधित आपको एक फैक्ट भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक वैक्सीन भी लगाई जाती है जिसको कहते हैं MMR, मतलब मम्स था, मीजल था और रुबेला था। ये भी हमें पता होना चाहिए। MMR वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? तो मम्स, मीजल्स और रुबेला, इतने फैक्ट्स जो हैं पता होने चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब ऐसा क्या है जो सही तरीके से मेल खा रहा है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप इसे अपने कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने अपनी डेली लाइफ में सुना हुआ है। तो देखिए जरा एक एक ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है मोतिया बिंद और सामने सुमेलित है आंतें। क्या मोतियाबिंद आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में होता है? बिल्कुल नहीं। मोतियाबिंद आंतों में नहीं बल्कि आंखों में होता है, आईज से संबंधित होता है। पीलिया, पीलिया का संबंध लिखा हुआ है यकृत से, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है ना? जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। टाइफाइड क्या फेफड़े से संबंधित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड आंतों से संबंधित है। यदि पूछा जाए आंतों से क्या संबंधित है तो टाइफाइड संबंधित है। और निमोनिया किससे संबंधित है? तो निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है, ये भी हमें पता होना चाहिए। निमोनिया में प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स प्रभावित होते हैं। टाइफाइड में प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। मोतियाबिंद में आंखें, आईज प्रभावित होती हैं। और पीलिया में यकृत मतलब जॉइंडिस में लीवर प्रभावित होता है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही है। और इसी तरह अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है टाइफाइड, बिल्कुल पानी के प्रदूषण की वजह से फैलता है। जहां कहीं पर भी दूषित पानी होगा, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वहां पर टाइफाइड के फैलने के चांसेस रहेंगे। ये लिखा हुआ है पीलिया, ये भी दूषित पानी से हो सकता है। हैजा जिसे हम कहते हैं कोलेरा, विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, यह भी बिल्कुल सही है, पानी की वजह से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड के बारे में याद रखिए, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। हैजा या फिर जिसे हम कोलेरा कहते हैं, विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। पीलिया के बारे में हमने देख लिया, यदि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो पीलिया होता है, यकृत को प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी, ये पानी की वजह से होने वाला रोग नहीं है, पानी से संबंध इसका नहीं है। तो ये किससे होता है? देखिए, ये जो है किसी मनुष्य के शरीर में जो स्त्राव पाए जाते हैं उनसे होता है, मतलब शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है, जैसे खून हो गया, खून की वजह से हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आते हैं तो हो सकता है। और भी दूसरे जो क्या बोलते हैं तरल पदार्थ हो सकते हैं, उनके संक्रमण में आने, उनके कांटेक्ट में आने से हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। और हेपेटाइटिस के भी कई प्रकार होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी इसका सही आंसर है। टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो है पानी की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस बी पानी की वजह से नहीं बल्कि खून से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है ये कि आखिरकार हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोफोबिया भी होगा विषाणु की वजह से। और हाइड्रोफोबिया का नाम हमने कहां पर सुना है? हाइड्रोफोबिया का नाम हमने सुना है रेबीज में।
यदि किसी व्यक्ति को रेबीज की बीमारी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसे हाइड्रोफोबिया भी होता है, मतलब उसे पानी से डर लगता है। जब कभी वो व्यक्ति पानी को देखेगा तो पानी से उसे डर लगेगा, पानी से डर पैदा हो जाता है हाइड्रोफोबिया में। रेबीज के बारे में जब हमने देखा था तब भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो सही आंसर है विषाणु के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। ये भी हमने देख लिया था, विषाणु इसका बिल्कुल सही आंसर है। और साथ ही साथ में हमने एक चीज और देखी थी, हमने इसके रेबीज के वायरस के भी बारे में देखा था, उसको कहा था हमने रैप्टो वायरस। रेबीज किस वायरस की वजह से होता है? रैप्टो वायरस की वजह से होता है, इतना भी हमको पता होना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने ये सारे प्रश्न आपको हल कराए, मैंने उसके वायरस के बारे में भी बताया था। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु या तो वायरस अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार हुआ करता था? अभी इसी क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। हम जब पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उसके डिस्क्रिप्शन पर जब हम जा रहे थे, डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने जब देखा था तो हमने देखा था वहां पर एक वायरस लिखा हुआ था जिसको हमने कहा था वेरियोला वायरस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, चेचक के बारे में। और चेचक के बारे में और क्या देखा था? चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो चेचक का उन्मूलन पूरी दुनिया से हो चुका है। कब हुआ था? 1980 को हुआ था। चेचक की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, ये भी हमने देखा था। एकमात्र ऐसी बीमारी जिसका पूरी दुनिया से उन्मूलन हो चुका है। अच्छा, ये उन्मूलन से मुझे एक चीज, एक फैक्ट और याद आया। एक चीज का उन्मूलन और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत से पोलियो का उन्मूलन कब हुआ है? तो ये है इसका सही आंसर, 2014। भारत से पोलियो का उन्मूलन 2014 में हुआ है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो लिखे हुए एडिनो वायरस, आईवी विषाणु और ये कॉक्सेसी विषाणु, ये इसके सही आंसर नहीं है। इसके बारे में अब बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले के क्वेश्चन में बहुत चर्चा इसके बारे में हो चुकी है। अगला प्रश्न है, चेचक विषाणु द्वारा होता है, और इसका देखिए ये कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं। ये यहां पर दिया गया है कथन, ये यहां पर कथन दिया गया है, ये है, ये दिया गया है कथन, और ये यहां पर दिया गया है कारण। ये ऊपर नीचे नहीं आ पाए हैं, आजू बाजू आ गए। तो यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए, कथन ये दिया गया है कि चेचक जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। मतलब किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा होगा। हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा ना किसकी वजह से हो रहा था? वेरियोला वायरस की वजह से हो रहा था। ये हमने देखा था कि वेरियोला वायरस की वजह से चेचक जो है वो होता था। बिल्कुल सही है, ये तो वायरस का नाम भी हमें पता है। और मरीज को पृथक रूप से बिस्तर पर रखना चाहिए। मतलब देखिए, ये इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखना चाहिए, उसे सब लोगों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो थूक के ड्रॉपलेट है उस व्यक्ति के शरीर बिस्तर में जो वायरस पाए जा रहे हैं उससे वो दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग रखना चाहिए, उनके बिस्तर अलग रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। वायरस की वजह से होता है और उस व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ऐसा ऑप्शंस कहां पर दिया हुआ है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है और इसका कारण क्या है? देखिए, अब ये 200 शिशुओं में से, अब ये बहुत पुराना प्रश्न है, पहले की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और उस समय पर हो सकता है कि 200 शिशुओं की मृत्यु होती हो। अभी ये डाटा चेंज हो गया होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने शिशुओं की मृत्यु होती है, ये डाटा चेंज होते रहते हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि अतिसार से बच्चों की जो मृत्यु होती है उसका कारण क्या होता है, ये पूछा गया है। प्रश्न केवल इतना है कि अतिसार मतलब डायरिया होने का मुख्य कारण क्या है? क्या वह जीवाणु है, बैक्टीरिया है? नहीं। क्या वह अमीबा है? नहीं। क्या वह फंगस है? नहीं।
ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है रोटा वायरस, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है और बहुत कॉमन सा ये आंसर है। याद रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी किसी बच्चे को अतिसार होता है या तो डायरिया होता है, तो वो रोटा वायरस की वजह से होता है। रोटा वायरस की वजह से हो सकता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, अमीबा, इनका जो रोल होता है वो बहुत कम होता है। अमीबा की वजह से पेचिस हो सकता है। अमीबा की वजह से पेचिस हो सकता है। 1 मिनट ज़रा। अमीबा की वजह से पेचिस जो है वो हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कभी भी अतिसार के बारे में पूछा जाए, तो रोटा वायरस आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इबोला क्या है? इबोला जो है वो क्या है? ठीक है? देखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है एक आतंकवादी संगठन, बिल्कुल नहीं। एड्स का परीक्षण, बिल्कुल नहीं। एड्स के टेस्ट के बारे में हमने देखा था। एलिसा टेस्ट पाया जा रहा था, हमने एलिसा टेस्ट के बारे में चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि एक एलिसा टेस्ट होता है और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी संबंधित था। एलिसा टेस्ट जो होता था एड्स का, वो स्क्रीनिंग टेस्ट था, मतलब प्रारंभिक रूप से एड्स के बारे में जो पता चलता है वो एलिसा टेस्ट से पता चलता है। और उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में भी हमने देखा था। अगला लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है प्राण घातक विषाणु, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखिए, अफ्रीका में इबोला नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये विषाणु जो है वो पाया गया था और उसकी वजह से इबोला नाम की एक बीमारी जो है वो लोगों को हो रही थी। और इसी वजह से एक नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? इबोला रखा गया। ये भी पता होना चाहिए। तो इबोला किसके नाम पर रखा गया है? एक नदी के नाम पर रखा गया है। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या है? बहुत ही ज्यादा घातक, प्राण लेने वाला वायरल है ये, प्राण घातक विषाणु है। ये हमको पता होना चाहिए। ये एक तरह का प्राण घातक विषाणु है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कॉन्सेप्चुअल है ये। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स किसमें यूज होती है ये हमें पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स सामान्य तौर पर किसमें यूज होती है? देखिए, ऐसी बीमारियां जिनका संबंध है बैक्टीरिया से, ऐसी बीमारियां जिनका संबंध है बैक्टीरिया से, उनको एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका संबंध है आपका, क्या बोलते हैं, वायरस से, तो फिर उसमें एंटीबायोटिक दवाएं उतनी काम नहीं करेंगी। ये हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है ये, हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिसीज में काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं और ऐसी कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है लेप्रोसी, कुष्ठ, तो ये किससे होता है? वायरस से होता है? नहीं, वायरस से नहीं होता है। टिटनेस, क्या ये वायरस से होता है? नहीं। हैजा, क्या यह वायरस से होता है? नहीं। विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। टिटनेस जो होता है इसमें टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं मीजल्स या तो जिसे कहा जाता है खसरा, ये बिल्कुल वायरस से होता है और ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो एंटीबायोटिक दवाएं किसमें काम नहीं करेंगी? तो मीजल्स और खसरा जो होता है इसमें एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। एक फैक्ट थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी हमने पिछली इसी क्लास में हमने पहले के क्वेश्चंस में देखा, मीजल्स से संबंधित एक वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि MMR नाम की एक वैक्सीन लगती है जिसे हम कहते हैं मम्स, मीजल्स एंड रुबेला। ये वैक्सीन इसके लिए लगाई जाती है ताकि खतरा ना हो। बच्चों को इसकी संभावना बहुत रहती है, बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं खसरे से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेप्रोसी, टिटनेस और कोलेरा इसका सही आंसर नहीं है। मीजल्स सही आंसर है। ठीक है। एक फैक्ट और मुझे याद आ रहा, अभी मैंने यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न सॉल्व कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अतिसार रोग जो होता है वो रोटा वायरस की वजह से होता है। जो अतिसार रोग होता है वो होता है रोटा वायरस की वजह से। ये हमने देखा था।
और इसके लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसको कहते हैं रोटा वायरस वैक्सीन, RVV। इसके बारे में भी याद रखिए। जिस तरीके से MMR के बारे में याद रखना है, उसी तरीके से अतिसार का होने वाला ये जो रोटा वायरस है उससे बचने के लिए RVV वैक्सीन लगाई जाती है। इसका नाम भी याद रखें। यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि RVV का संबंध किससे है, किसको रोकने के लिए लगाई जाती है, तो अतिसार को रोकने के लिए लगाई जाती है, ये पता होना चाहिए। 2 वैक्सीन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एड्स निम्नलिखित में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? देखिए एड्स का शॉर्ट फॉर्म यहां पर पूछा गया है। चलिए, एड्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एड्स का शॉर्ट फॉर्म यहां पर पूछा गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या यहां पर लिखा हुआ है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी नहीं, डिफॉर्मिटी लिखा है, ये गलत है। ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। एंटीसिपेटेड, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, वर्ड गलत है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें एचआईवी के वायरस के बारे में भी पता होना चाहिए। एचआईवी के वायरस का जहां तक मुझे याद आ रहा है फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म होता है उसका। उसका फुल फॉर्म भी आप देखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म जो है होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों मतलब ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है? मतलब जब कोई व्यक्ति बातचीत करते हैं तो बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मुख से बाहर आते हैं, नाक से भी बाहर आते हैं। उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कोविड की बीमारी होती थी, कोविड भी बातचीत करने से, आमने सामने यदि कोई व्यक्ति साथ खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं तो उससे कोविड हो सकता था। तो आमने सामने खड़े होकर के जब ड्रॉपलेट निकलते हैं, उनकी वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि ऐसे कौन सा है जो मुख से और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है। ठीक है, अरे बड़ा सरल प्रश्न है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, देख के समझ में आ रहा है। HIV एड्स ड्रॉपलेट से नहीं होता है ना? जब कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करने की वजह से उनको HIV एड्स नहीं हो सकता है ना? ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। HIV एड्स किससे होता है? तो असुरक्षित यौन संबंध से होता है, संक्रमित सुई का उपयोग करने पर होता है, यदि ब्लड डोनेट करते समय यदि हम किसी का ब्लड रिसीव कर रहे हैं और उस समय पर ठीक तरीके से उसकी टेस्टिंग ना हो, किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड जो है वो चढ़ा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में HIV एड्स हो सकता है। तो इसका संबंध जो है वो मुख से और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट से नहीं है। निमोनिया बिल्कुल हो सकता है। कोविड-19 इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत सहा हमने कोविड-19 को, पूरी दुनिया ने सहा कोविड-19 को। तो कोविड-19 जो है ये इसका आंसर हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता। HIV एड्स जो होता है वो नहीं होगा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? मतलब जब हम कभी भी टैटू बनवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए टैटू बनवाते समय बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। टैटू जब हम बनवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो निडल होती है, जिस सुई की मदद से टैटू बनाया जा रहा है, वो हमारे शरीर की स्किन में काफ़ी गहराई तक जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है और इसीलिए कभी भी टैटू बनवाते समय उसकी सुई को काफ़ी ज़्यादा स्टेरलाइज कराना चाहिए और या तो फिर सीधे नई सुई का उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है नई सुई का उपयोग किया जाए, वो ज़्यादा सही है। कभी भी इंजेक्शन लगवाते समय भी नई सुई का उपयोग किया जाए, टैटू वगैरह आप बनवा रहे हैं तो उसमें भी नई सुई का उपयोग किया जाए, स्टेरलाइज कर लें। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती हैं। क्या चिकनगुनिया हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता टैटू बनवाने के दौरान।
ये लिखा हुआ है यकृत शोथ बी, या फिर जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल हो सकता है। एचआईवी एड्स बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2 और ये दिया हुआ है 3, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अब हमें देखना है कि ऑप्शन में 2 और 3 कहाँ पर दिया हुआ है। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, केवल 2 और 3, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, जब कभी भी कोई व्यक्ति टैटू बनवाए तो ये सावधानियां जरूर रखे। बीमारियां होने का खतरा बहुत होता है। नई सुई का उपयोग किया जाए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, ACE2 पद का प्रयोग उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। ACE2 जो होता है, ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा खासा प्रश्न है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड का प्रश्न आया है। ये होता है जिससे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। आखिरकार ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये एक तरह का रिसेप्टर है, मतलब एक तरह का ग्राहक है। कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारा जो लंग्स का एरिया होता है, हार्ट का एरिया होता है, किडनी का एरिया होता है, आंतों के आसपास के हिस्से में ये पाया जाता है ACE2। जब कोई व्यक्ति किसी वायरस के संक्रमण में आता है, जब कोई व्यक्ति किसी वायरल डिसीज के कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसी कंडीशन में, एक मिनट जरा, हाँ, चलिए, ऐसी कंडीशन में वायरस क्या काम करता है? वायरस अपनी स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग करके इस ACE2 से जुड़ जाएगा। वायरस क्या करेगा? वायरस में पाई जाती स्पाइक प्रोटीन, वायरस में पाई जाएगी स्पाइक प्रोटीन, और वो इस स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करके इस ACE2 नाम के रिसेप्टर से, मतलब ग्राहक ग्राही से जुड़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में फिर वो शरीर को बीमार करने का काम करेगा। तो हमने देख लिया ACE2 होता क्या है। ACE2 का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। कहाँ पर पाया जाता है? तो शरीर के जो लंग्स का एरिया हो गया, जो आपका क्या बोलते हैं हार्ट का एरिया, किडनी का एरिया, यहाँ के आसपास के हिस्सों में पाया जाता है, कोशिकाओं में। और ऐसी कंडीशन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या काम करेगा? रिसेप्टर की तरह काम करता है। और वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से इन रिसेप्टर पर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन फैलाने लगता है, इन रिसेप्टर से जुड़ जाता है। इतना कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि वायरस को जुड़ने के लिए ACE2 जो है, वो एक तरीके से देखा जाए दरवाजे का काम कर रहा है, उसको एंट्री देने का काम कर रहा है। अब ये देखते हैं कि आखिरकार इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिक रूप से स्थापित और ये पादप वर्ड जो लिखा हुआ है प्लांट, इससे संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना? बिल्कुल भी नहीं है ये। ऑप्शन ए गलत है। भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित होता, यदि उपग्रह की बात की जाती तो वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित होता, ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर लिखा हुआ है वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, ये भी बिल्कुल नहीं है। और ये ऑप्शन डी लिखा हुआ है विषाणु जनित रोगों का प्रसार, ये बिल्कुल सही है। हमने अब भी देखा, मैंने आपके इसको कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। ACE2 क्या है? एक तरह का रिसेप्टर है। वायरस क्या करता है? अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से इस रिसेप्टर के ऊपर चढ़ जाएगा, एंटर कर जाएगा, उससे जुड़ जाएगा और उसके बाद में शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ये इस ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा स्तरीय क्वेश्चन है ये, मतलब ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कहलाए। और देखिए उन्होंने जो जब जिस परीक्षा में भी आया होगा ये, बाकी के ऑप्शंस भी उन्होंने बहुत सरल रखे। बाकी ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि यदि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में याद नहीं भी आ रहा है, तो भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सीधे प्लांट से कनेक्ट कर दिया, आनुवांशिक रूप से कनेक्ट कर दिया, उपग्रह से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर वन्य प्राणियों की निगरानी रखने के रेडियो कॉलर से कनेक्ट कर दिया,
और आपको यदि इतना भी पता हो कि ACE2 कुछ वायरस वगैरह से संबंधित होता है, तो भी आप सही आंसर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है परीक्षा में बहुत मदद करते हैं क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करने के लिए, उनको छांटने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका प्रभावी है। बिल्कुल सही बात है ये। और इसका निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है? कारण के बारे में हमें बताना है। देखिए, ये मैंने अभी आपको इसी सीरीज में मैंने आपको एक चीज बताई। कोई प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। ये इसका इंग्लिश मतलब भी पता होना चाहिए। प्रतिजैविक को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। देखिए, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हिंदी के शब्द जो हैं वो हमें थोड़ा-सा भयभीत कर सकते हैं। यदि आपको उसी समय पर प्रतिजैविक याद ना आ रहा हो, तो आप तुरंत उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाइए, क्योंकि पेपर बायलिंगुअल होते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाएँगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे कोई सरल नाम देखने को मिल जाए। अब प्रतिजैविक का जैसे ही हमने सरल नाम देखा, तो हमें पता चल गया सरल नाम होता है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं। एंटीबायोटिक दवाएँ आती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं की खास बात ये होती है कि ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करती। ऐसी बीमारियां जो वायरल हैं उनके खिलाफ काम नहीं करेगी। ये काम करती है बैक्टीरियल संक्रमण के खिलाफ, मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उन पे काम करता है। और ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, हमने समझ लिया कि भाई ये जो है ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करेगा, वायरल डिसीज के खिलाफ काम नहीं करेगा, बैक्टीरियल डिसीज के खिलाफ काम करेगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पर यह भी बताया कि वायरल डिसीज के खिलाफ में टीका काम करता है, मतलब वैक्सीन काम करती है। तो वैक्सीन क्यों काम करती है और यहाँ पर प्रतिजैविक बैक्टीरियल डिसीज के लिए क्यों काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट यदि पता है तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक एक को हम देखते हैं, एक एक ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक केवल आरएनए को भंग कर सकता है जबकि विषाणु में डीएनए होता है। ये इसका आंसर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, ये है ना, आंसर नहीं है इसका। ऑप्शन ए गलत है। रासायनिक प्रकृति में प्रतिजैविक एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि टीका एक प्रोटीन है जो सहज ही विषाणु को मार देता है। ये भी इसका आंसर उतना रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है, केवल टीका ही विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को भंग कर सकता है। ये भी रिलेवेंट नहीं है। अब जब तीन रिलेवेंट नहीं है तो ऑप्शन डी ही रिलेवेंट होगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विषाणु किसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग नहीं करता। देखिए कितनी कॉन्सेप्चुअल बात यहां पर लिखी हुई है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार ये चीजें क्या हैं। जो किसी प्रतिजैविक द्वारा अवरुद्ध हो सके किंतु टीके से विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। देखिए पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इसको तुरंत सॉल्व कर लेगा। देखिए सबसे पहले हमें इस शब्द का मतलब समझना होगा। जैव रासायनिक पथ का मतलब क्या होता है ना? जैव रासायनिक पथ का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका एक सीक्वेंस पाया जाता है और उस सीक्वेंस को ही कहा जाता है जैव रासायनिक पथ। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही, उपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, जो कुछ भी हो रहा है उसका एक सीक्वेंस पाया जाएगा और उसे हम कहेंगे जैव रासायनिक पथ। जब कभी कोई एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम करना शुरू करती है तो वो इसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग करती है। मतलब जब आपको कोई बैक्टीरियल डिसीज हुई है और बैक्टीरियल डिसीज को ठीक करने के लिए आपने कोई एंटीबायोटिक दवाई को खाया है, एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जैव रासायनिक पथ मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं का सीक्वेंस, उसका उपयोग एंटीबायोटिक दवा करेगी और उसका उपयोग करके ही आपके शरीर से उस संक्रमण को दूर करेगी। लेकिन वायरस ऐसा नहीं करता, क्योंकि वायरस के बारे में हमें पता है दूसरे किसी के ऊपर अध्यारोपित होकर के अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये किसी जैव रासायनिक पथ का फॉलो नहीं करता है, किसी जैव रासायनिक पथ को फॉलो नहीं करेगा, किसी भी बायोकेमिकल पाथवे से संबंधित नहीं होता है वायरस। लेकिन बैक्टीरिया इस प्रोसेस को अपनाता है और इसी वजह से बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियल डिसीज को खत्म करने में
एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो काम करती हैं, लेकिन वायरस से होने वाली डिसीज में एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती। वहां पर टीका काम करता है। वहां पर क्या काम करता है? वहां पर वैक्सीन काम करती है। यहां कहीं पर लिखा है कि वैक्सीन शब्द ये लिखा हुआ है। वायरल डिसीज में वैक्सीन काम करेगी। वैसे कोविड के समय पर देखा गया था। कोविड में क्या होता था? कोविड से संबंधित एक वैक्सीन शरीर पर लगाई जाई और उसकी वजह से कोविड का प्रभाव जो है वो कम हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जो बीमारी होती है उससे संबंधित ही किसी क्या बोलते हैं तत्व को हमारे शरीर में एंटर करवा दिया जाता है। वो मृत होता है पूरी सामान्य तौर पर, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाने लगती है, उससे लड़ने की कोशिश करने लगती है। तो ये भी होता है वायरल डिसीज से लड़ने के लिए। तो आप याद रखिए, जब भी बैक्टीरियल डिसीज से लड़ने के लिए काम आएगा तो एंटीबायोटिक दवाएं बायोकेमिकल पाथवे मतलब जैव रासायनिक पथ का उपयोग करेंगी। लेकिन विषाणु जो होता है वो उसमें इसको फॉलो नहीं करता है, उससे संबंध नहीं होता है, इसलिए वायरल डिसीज में एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए, इसी तरीके से दोस्तों आज हमारी प्रश्नों की यह श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हमने वायरल डिसीज से संबंधित काफ़ी प्रश्नों को हल किया है। कोशिश ये की है कि जितनी वायरल डिसीज एग्जाम वगैरह में पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा सकें। और इसके बाद हम जब अगली सीरीज में आएंगे तो बैक्टीरियल डिसीज से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। और उसके बाद में आगे जो भी दूसरे प्रोटोजोआ वगैरह से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को हमें हल करना है। आशा करते हैं कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी और इस सीरीज की मदद से आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसी तरह के प्रश्नों को हमारे साथ हल करने के लिए जुड़े रहें संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।